98% पॉपुलेशन ऐसी है जो आज की तारीख में जिनके पास जमीनों पर, जिन जमीनों पर वो रह रहे हैं, जिन जमीनों पर खेती करें, इसके पट्टे नहीं है। हमारी स्थिति ये है कि हम अपने आप को जिंदा रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। हम अडानी से भी लड़ रहे हैं, हम सरकार से भी लड़ रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी लड़ रहे हैं। जिनको मारा जा रहा है उसमें 90% आदिवासी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्जी ग्राम सभाएं बनाई और मुर्दा लोगों से बैक डेट में साइन करा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग लड़ते चले गए, और उसके बावजूद भी मुर्दों के साइन से जमीनें जो है पूंजीपतियों को दे दी गई, अडानी अंबानी को दी गई। और उल्टा क्या हुआ, नक्सलिज्म का आरोप लगा करके जो है लोगों को जेल में डाल दिया गया। मैं काफी देर से आप सबको सुन रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी। जिन इश्यूज पे बात हो रही थी वो इश्यूज नो डाउट कि बहुत ज़रूरी मसले हैं, और आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें उन सब पर सवाल जवाब होने की ज़रूरत है और उन पर लड़े जाने की ज़रूरत है। लेकिन साथियों, अगर मैं आदिवासियों के संबंध में बात करूं तो ये सारे मसले हमारे लिए सेकेंडरी हैं। इनमें एक भी मसला ऐसा नहीं है जो हमारे लिए आदिवासियों के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो प्राइमरी हो, क्योंकि हमारा सवाल रिजर्वेशन मिलना, प्रमोशन मिलना, ईवीएम, संविधान, ये बहुत दूर का सपना है। हमारी स्थिति ये है कि हम अपने आप को जिंदा रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। मुझे नहीं पता यहां संविधान, यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कितने आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन यहां तो खैर है ही नहीं, लेकिन जहां भी है वहां भी लगभग हम लोग खत्म होने के कगार पर हैं। खत्म होने का मतलब फिजिकली जिनका खात्मा होने के कगार पर है। मैं आपको एक एग्जांपल अभी देकर के बताता हूं कि मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं। ये पूरा हिस्सा जो आपके दिल्ली से लगता हुआ और कोटा तक चला जाता है, ये जो पूरी रेलवे की लाइन है, इस हिस्से में अभी पिछले 5-6 साल से शुरू हुए हैं और अगले 5-7 साल और मान लीजिए लगभग 800 से 1000 गांव हैं जो परमानेंटली हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और कोई नहीं जानता कि कहां जाएंगे, और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, या शायद किसी को पता भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पूर्वी राजस्थान के 4 जिलों में अभी की तारीख में, आज की तारीख में लगभग 250 से 300 गांव के लोग तो अभी लड़ रहे हैं, डेली लड़ रहे हैं। सामने पुलिस खड़ी हुई है। 76 गांव तो एक है जो सवाई माधोपुर में एक डैम को बनाने के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार ने कह दिया तुम्हें जहां जाना जाओ, हमारे पास तुम्हारा कोई प्लान नहीं है। शंभू जी थोड़ा सा सुन लीजिए। 76 गांव तो वो है जो उनको नोटिस मिल चुका है। उसका पड़ोसी जिला करौली और धौलपुर, उसमें 108 गांव हैं जिनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया कि आप भी खाली कीजिए क्योंकि यहां टाइगर प्रोजेक्ट बनना है। यह भी पूर्वी राजस्थान में है, मध्य प्रदेश से लगता हुआ हिस्सा है। 265 जिले गांव हैं जो कि दौसा, जयपुर, अलवर और बांदीकुई के हैं, जिनको कि यूआईटी के नाम पर राजस्थान सरकार ने उनको भी नोटिस दे दिया है कि आपकी भी जमीन जो है अब जयपुर जो है औद्योगिक प्राधिकरण जो है वो लेगा अर्बन इनोवेशन के नाम पर, और वहां पर जितने भी आपके जमीन बचाने के प्रोविजन थे कि अभी तक ये होता था कि एसटी एससी की जमीनें कोई ले नहीं सकता, लेकिन अब यूआईटी ने कह दिया कि सारी जमीनें ली जा सकती है। और ये सिर्फ शुरुआत है। जिस अरावली की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत भाई ने की थी, वो अरावली शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि ये सिर्फ पहाड़ का टुकड़ा तो है, पत्थर ही तो है, लेकिन ये पूरी की पूरी अरावली जो दिल्ली से चल करके गुजरात तक जाती है, ये पूरा का पूरा ये पश्चिमी हिंदुस्तान का वो ट्राइबल बेल्ट है जिसने इसको जिंदा रखा हुआ है, जिसका रिश्ता आदिवासियों से डायरेक्टली है, जिसकी वजह से आदिवासी जिंदा है और आदिवासियों की वजह से ये अरावली जिंदा है। अदरवाइज आप बाकी के हिस्सों में देख लीजिए तो सारी चीजें खत्म की जा चुकी हैं। अभी जिस परिभाषा को लेकर के विवाद चल रहा है वो परिभाषा
सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने पेश की, कहा कि 100 मीटर से नीचे वाली जितनी भी पहाड़ियां हैं उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में लगभग 692 किलोमीटर का यह पूरी की पूरी पहाड़ी है, लगभग 700 किलोमीटर मान लीजिए, उसका 90% हिस्सा इस परिभाषा के दायरे में है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा के मानने के बाद में उसमें खनन की अनुमति मिल चुकी है। 90% हिस्सा अरावली का इस परिभाषा में खत्म हो चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि यह भारत सरकार का प्रपोजल था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। यह प्रपोजल राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 2009 में और 10 में दिया था, जिसे अब भारत सरकार लेकर के आई है। इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह भी है कि कांग्रेस ने इस आइडिया को जनरेट किया था। यह आइडिया कांग्रेस का था जिसे भारत सरकार, मोदी सरकार आज की तारीख में लेकर के आई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। और कहानी सिर्फ पूर्वी राजस्थान की नहीं, हम शायद डर के या पता नहीं क्या दिक्कत है, हम कह नहीं पाते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। 1,76,000 हेक्टेयर का जंगल अडानी को दे दिया गया। 1,76,000 हेक्टेयर का हसदेव का जंगल, जिसे लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, जो पूरी की पूरी ट्राइबल बेल्ट थी, वो खाक प्रमोशन लेके क्या करेगा? प्रमोशन का वो क्या ईवीएम बचाएगा? वो अपना घर नहीं बचा पा रहा है। जो आदमी अपना घर नहीं बचा पा रहा है, जो अपनी मुर्गी नहीं बचा पा रहा है, जो अपना पेड़ नहीं बचा पा रहा है, जो अपनी झोंपड़ी नहीं बचा पा रहा है, वो क्या नौकरी बचाएगा? और जब हम लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं तो अक्सर एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की बात बिल्कुल ठीक है, यूनिटी के तौर पर अच्छी होनी भी चाहिए, लेकिन मैं ये फील करता हूं एज ए आदिवासी कि शायद उसमें हम नहीं बैठ पाते फिर, क्योंकि उसकी चर्चा भी नहीं होती और कोई करना भी नहीं चाहता। जिस यूनिटी की हम लोग नारा लगाते हैं, बोल 85, उसमें वो 7.5% के तो मुद्दे ही नहीं है। जिस 85% की आप बात कर रहे हो, उसमें 7.5% है कहां आपके पास? यह 7.5 आदमी नहीं है, उसका मुद्दा नहीं है। और जब आदमी नहीं है, उसका मुद्दा नहीं है, आप कैसे बहुजन यूनिटी बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। यह हम आपस में एक दूसरे के साथ ख्याल साझा करके ये अपने आप को खुश रख सकते हैं, ये अलग बात है। एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, नारे के लिए कहने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहां हम सब अपने ही लोग हैं। यहां तो कम से कम सच्चाई एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, कह ही सकते हैं कि हकीकत है क्या, कि क्या सच में उस बहुजन यूनिटी में आदिवासी एग्जिस्ट कर रहा है या सिर्फ ऊपर नारे में है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि अगर सही मायनों में हम बहुजन यूनिटी की बात कर रहे हैं, एसटी एससी एकता की बात कर रहे हैं, जिस पॉलिटिकल बहस की बात कर रहे हैं, जिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जिस नेताओं की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे अभी कि मनुस्मृति आएगा और वो भी आएगा और हमें सत्ता में भी हिस्सेदारी करना है, हमें शासक बनना है। आदिवासी सोच ही नहीं रहा है। आदिवासी को समझ में नहीं आ रहा वो शासक बन के करेगा क्या। राष्ट्रपति आदिवासी, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी, और जंगल भी गया तो आदिवासी का बन के करेगा क्या वो? ऐसा थोड़ी कि वो उसके पास है नहीं, लोग तो उसके शासक में है ही। ऐसा भी नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, भले ही ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत तो है, लेकिन वो थोड़े बहुत भी सच में देखा जाएगा पता चलेगा वो भी नहीं है। वो भी अपने लोगों के बारे में काम बोल रहे हैं, तो इसीलिए वही बात हो रही कि वो भी वहां नहीं है। और इसीलिए सही मायनों में बात करें तो हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की भी जरूरत है कि जिस समाज ने हमें यहां तक पहुंचाया और उन लोगों को वहां तक पहुंचाया, क्या सच में वो समाज के साथ में है भी? तो पता चलेगा कि ज्यादातर नहीं है, सबका ज्यादातर जो खास करके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सर्विस में जो लोग हैं
उनकी तो सबकी स्कीमें हैं कि 60 साल जैसे ही पूरे होंगे, रिटायरमेंट का टाइम जैसे आएगा, 65 पूरा होगा, उसके बाद वो तुरंत गांव जाते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि समाज सेवा कैसे शुरू की जाए। अब दिक्कत यह है कि पूरा जीवन भर यहां अफसर बनकर रहे, पानी और गिलास में लेकर के व्यक्ति आता था, गेट खोलने वाला भी एक व्यक्ति था, अब वहां उससे नमस्कार करने वाला कोई नहीं है, और वो चाहता है कि उसे सरपंच बना दिया जाए। आज 40 साल में आपने शकल नहीं देखी गांव की, और आप रिटायरमेंट होने के बाद पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम लेकर के आ रहे हैं कि हम समाज को जो है बदल लेना चाहते हैं, और जैसे ही उनके पास बैठिए वो पूरा इतना सारा ज्ञान लेकर के आते हैं, नहीं नहीं ऐसे कर देना, वैसे कर। उनसे एक बार पलट के पूछ लीजिए आपने अपनी जवानी में क्या किया था, तो वो गायब हो जाते हैं। जवानी में बच्चों की जिम्मेदारी थी, तो तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी थी, हमारे बच्चे नहीं है। तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र थी, हमें अपने बच्चों की फिक्र नहीं होनी चाहिए क्या? तो ऐसा है कि बाबूजी अपना ज्ञान अपने पास रखो, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। जब 60 साल हम लड़ लिए, और आप 60 साल गांव में नहीं थे, हम अडानी से भी लड़ रहे हैं, हम सरकार से भी लड़ रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी लड़ रहे हैं। आप याद कीजिए 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, जिसके तहत कहा गया इस देश में पहली बार की आदिवासियों को भी जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा। भूमि सुधार कानून 1952 में आया था, लेकिन आदिवासी इलाकों में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उसको लागू नहीं किया गया, तो आदिवासियों को जमीनों पर मालिकाना हक ही नहीं मिला। 2006 में आया, और 2006 से आज 2025 आ गया। 13-14 करोड़ आदिवासी हैं, जिनमें से मात्र 22 लाख लोगों को जमीनों पर पट्टे मिले पूरे देश में। 13-14 करोड़ में से 22 लाख लोगों को पट्टे मिले हैं। 97-98% पॉपुलेशन ऐसी है जो आज की तारीख में जिनके पास जमीनों पर, जिन जमीनों पर वो रह रहे हैं, जिन जमीनों पर खेती करें, इसके पट्टे नहीं है। मेरा पड़ोसी हिस्सा, मेरा एकदम 5-7 किलोमीटर दूर का एक गांव है, जो खनन के चलते अब जो है अब उसको विस्थापित किया जा रहा है। पता है मुआवजे की रेट क्या दी गई है? 12,000 रुपया बीघा, बीघे की रेट है 12,000 रुपए, सरकारी रेट राजस्थान सरकार की। अब ले लीजिए 12,000 रुपया बीघे के हिसाब से, जितना मुआवजा चाहिए। लोगों के घर बने हुए हैं, मकान, दुकान, खेती सब है, जिसको रेट चाहिए 12,000 रुपए का रेट है। और घर, दुकान, मकान का ऐसा है कि आपको अपना घर ले जाना ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। सरकार ने क्लियर कट कह दिया, इसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। आप अपना घर, दुकान, मकान जितना है ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। अब आप मकान उठा के ले जाना चाहते हैं तो बना हुआ मकान ले जाइए, या आपको तय करना कैसे लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे। इस देश का आदिवासी इस देश की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी लड़ रहा है। वो ब्यूरोक्रेसी जिसको जिम्मेदारी थी कि वो संविधान के अनुसार काम करेगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, संविधान, हमारी जो पार्लियामेंट ने 1996 में कानून पास किया था, पेशा 1996, जिसके तहत कहा गया था कि शेड्यूल्ड एरियाज में उनकी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्राम सभाओं को कुछ परमिशन दी गई थी, ग्राम सभाओं को कुछ राइट दिए गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्जी ग्राम सभाएं बनाई और मुर्दा लोगों से बैक डेट में साइन करा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग लड़ते चले गए, और उसके बावजूद भी मुर्दों के साइन से जमीनें जो है पूंजीपतियों को दे दी गई, अडानी अंबानी को दी गई। और हाई कोर्ट में प्रूव है कि साइन फर्जी है, फर्जी ग्राम सभा बनाई है, जिला अधिकारियों ने बनवाई है, ब्यूरोक्रेसी ने बनवाई है, और उसके बावजूद भी ना तो अधिकारियों के खिलाफ काम हुआ, ना जमीनें वापस दी गई। और उल्टा क्या हुआ? नक्सलिज्म का आरोप लगा करके जो है लोगों को जेल में डाल दिया गया। कहने में शायद हम लोगों को झिझक होती है, नक्सलिज्म के नाम पर डरने लगते हैं, अंदर से कपकपी छूटने लगती है कि क्या पता यहां हो सकता है बैठे होंगे 2-4 लोग तो आईबी वाले इधर उधर, कि वो आ जाएंगे पकड़ के अपना नाम लिख करके ले जाएंगे। लेकिन नक्सलिज्म के नाम पे इस देश में 90% आदिवासियों को मार दिया गया। जिनको मारा जा रहा है उसमें 90% आदिवासी है। इस देश की जेलों में बंद, अगर आप रेशियो निकालेंगे जितने परसेंटेज में, अगर सबकी सोशल
जो है कैटेगराइजेशन करेंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इस देश में आदिवासी और मुसलमान जेल में बंद है। और मैं एक ऐसा वाक्य बताता हूं, मेरे अपने एक बहुत अच्छे अजीज दोस्त का वाक्य है, प्रशांत भाई की तरह ही। उसका मसला यह है कि उसने एक मोबाइल खरीदा, तो गांव में था, उसने अपने दोस्त को पैसे दिए कि भाई जाओ बाजार जा रहे हो, एक मोबाइल मेरे लिए खरीद लाना। दोस्त भी भोला भाला आदमी, उसने मोबाइल खरीदा, बिल अपने नाम पे बनवा लिया और बिल बनवा के ले आया, दे दिया गया। पुलिस को पता चला कि इस व्यक्ति के पास जो मोबाइल है उसका बिल इसके दोस्त के नाम पर है। तो किसी ने जाके एडवाइस किया, यार किसी दिन पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा करो बिल अपने ही नाम पे करवा लो। वो वापस गया, अपने नाम पर मोबाइल का बिल बनवा के ले आया। पुलिस उसको 420 में उठा के जेल ले गई। 30 से 32 दिन हो गए आज की तारीख में, परसों उसकी जमानत खारिज हो गई, जमानत नहीं हुई है 32 दिन से। बोले कि धोखाधड़ी की है, 420 का मामला है। 32 दिन से जेल में है वो आदमी, रामदेव काकौड़िया नाम है उसका, मध्य प्रदेश में। अपने ही मोबाइल का बिल बनवाने के लिए, और कह दिया गया कि तुमने धोखाधड़ी की है। ऐसा नहीं कि उस आदमी ने कोई अपराध किया या मोबाइल से कोई अपराध हुआ, नहीं, या किसी दूसरे का पैसे से मोबाइल खरीदा, नहीं, खुद का पैसा, खुद का मोबाइल। लेकिन क्योंकि अब 2 बेल हो गए और इसी चक्कर में 32 दिन से वो आदमी जेल में है। और ये पहला मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं कि आप आदिवासी इलाकों में महुआ जो देसी दारू होती है उसकी परमिशन है, संविधान में भी उसकी इजाजत है, क्योंकि वो उनके लोकल जो देवताओं पे चढ़ाने का भी काम करते हैं, तो इसलिए उसकी इजाजत है। लेकिन उसको बनाने के नाम पर उसी में जेल में डाल दिए लोग। तो जिन एट्रोसिटीज की हम लोग बात करते हैं, इस देश में आदिवासियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों की तरफ भी हमारा ध्यान जाने की जरूरत है, ताकि जिस बहुजन यूनिटी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं उसको सही मायनों में देखा जा सके। उन कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं जो हमारे संविधान से मिले या बाद के दौर में संसद से मिले, जो हक हुकूक हमें मिला, उन सबको फिर से भी एग्जामिन किए जाने की जरूरत है कि क्या सच में सही मायनों में उनका जो है बेनिफिट आदिवासियों को या बाकी लोगों को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो साथियों, यही वो बातें थी जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। आपने मुझे सुना, मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, गुल जोहार।